चलिए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। और आप सभी को पता है कि इससे पहले हमने 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं अध्याय 9 की विविध प्रश्नावली के। बढ़िया क्वेश्चंस थे सारे। और अब नेक्स्ट लेक्चर में इसलिए आए क्योंकि बहुत लेंथ हो गई थी, 10 क्वेश्चन उसमें कर दिए थे। तो अब 10 से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं आप कितने हम लोग। 32 क्वेश्चन है, कवर करने की पूरा प्रयास रहेगा इसी लेक्चर के अंदर। तो अब हम लोग बात करते हैं। चलिए, कहाँ गई मेरी चौक? हाँ, ये है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर? किसकी कहानी क्या है, इसको डिकोड करो। इसको जो कहना चाह रहा है, कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है। अच्छा, ठीक है, सम संख्या है, पदों की संख्या सम है, यानी कि या तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से पदों की संख्या है। और उसके सभी पदों का जो योगफल है, यदि उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे गए पदों के योगफल का 5 गुना हो तो पदों की संख्या बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, 5 स्टार सवाल है। देखो सुनो मेरी बात अब ध्यान से। कोई भी गुणोत्तर श्रेणी आप मान लो, है ना, हल करते समय हम बात कर लेते कि माना गुणोत्तर श्रेणी जो है, या शॉर्टकट में जीपी भी लिख सकते हैं, गुणोत्तर श्रेणी हमने मान ली। सपोज कर लो पहला पद ए है, दूसरा ए आर हो जाएगा, फिर ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा ए आर क्यूब एंड ए आर की घात 4 और ए आर की घात 5, ऐसे ही चलता रहेगा। कितने पद होंगे इसके अंदर? उसने कहा पदों की संख्या जो है ना बेटा, वो सम है। क्या है? सम है। और सम संख्या को हम कैसे लिखते हैं? हम n पद तो लिख नहीं सकते, n पदों तक n सम है ये कहना पड़ेगा, फिर कि n एक सम संख्या है। ठीक है ना? तो बेहतर तो ये है कि आप लिखें कि 2n पदों तक। कहाँ तक? 2n पदों तक, क्योंकि आपको पता है छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, पदों तक आपने पढ़ा होगा कि जो सम संख्या का जो व्यापक रूप होता है, सम संख्या को लिखने का जो तरीका होता है, सम संख्या लिखी जाती है 2n प्लस 1 से, 2n से। और विषम संख्या को लिखते हैं हम लोग, विषम संख्या को लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं 2n प्लस 1 से। अगर मैं सपोज कर लो इस वाले की बात करूं मैं, 2n है, n का मान 1 भरेंगे, है ना, n का मान 1 भरेंगे तो 2 आ जाएगा, देख लो। n का मान 2 भरेंगे तो 4 आ जाएगा, n का मान 3 भरेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 भरेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हम लोगों को ये जो चीज देती है वो एक रिजल्ट देती है, जो कि संख्याएं होंगी सारी की सारी सम। तो इसी कारण से हमने क्या कर लिया, हमने इसके पदों की संख्या ना इस तरीके से कह दी कि 2n है। अब उसने कहा है कि सभी पदों का योगफल, इसका मतलब क्या है? सभी पदों का योगफल का मतलब क्या है? जो सभी पदों के योगफल की उसने बात कर दी, सभी पदों का योगफल, इसका मतलब इसके अंदर कितने पद है बेटा? इसके अंदर पद हैं 2n, तो उसका मतलब 2n पदों का योगफल s2n हो जाएगा। और आप लोगों को पता है अच्छे से कि जीपी के अंदर जब हम लोग सम निकालते हैं Sn, तो होता है फॉर्मूला a(r⁻n-1 अपॉन r-1). तो हम लोग वही यूज कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा a(r⁻), क्योंकि 2n पदों का, तो यहाँ 2n-1 अपॉन r-1। इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो अभी, है ना, क्योंकि अभी हमें इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब आगे की तरफ बढ़ो। अब ध्यान दो, उसने कहा है, अगर उसने कहा है विषम पदों, विषम पदों का मतलब क्या है? देखो, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा है, ये छठवा है, ऐसे ही ये सातवां आएगा, ये r की घात 6, ऐसे ही हमारे पास पद आते चले जाएंगे। अब विषम पद कौन कौन से होंगे? जो विषम स्थानों वाले होंगे। एक तो a पहले वाला पद हो जाएगा, फिर ये समपद वाला है क्योंकि तीसरे स्थान वाला आ जाएगा ar², फिर ar² के बाद बेटे आ जाएगा पांचवा पद ar की घात 4, ऐसे ही हमारे पास में आ जाएगा ar की घात 5, ar की घात 4 आ गया पांचवा, फिर आपके पास में सातवा आ जाएगा ar की घात 6। तो ऐसे ही ये चलते चलते कहां तक जाएगा? देखो अभी तो ये कितने पद थे बेटे? ये कितने पद थे? ये 2n पद थे। तो जब इसमें से हम बीच में से विषम पद निकालेंगे तो कितने विषम पद निकलेंगे? उसको समझाने के लिए एक बात देखो, मान के चलो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 पदों की एक सीरीज मैंने लिखी है सिंपल तरीके से। 10 पद हैं, इसमें से मेरे को विषम पद उठाने हैं। तो विषम पद कितने आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि टोटल पद 10 हैं। और विषम पद कितने आ रहे? 5 आ रहे। आधे सम होंगे, आधे विषम होंगे। तो सीधी सी बात है, जब इसके 2n पद हैं इसके अंदर, तो n तो सम पद होंगे इसके अंदर, है ना। n कितने होंगे? सम होंगे।
और n ही इसके अंदर विषम होंगे, है ना आपके पास में। तो इसका मतलब हम लोग इस श्रेणी को कहाँ तक लेके जाएंगे, n पदों तक। कहाँ तक, n पदों तक। तो बेटे जब n पदों तक लेके जाएंगे और इसका जब योगफल निकालेंगे, ठीक है, इसके n पदों का योगफल निकालेंगे, उसको हम कह देंगे Sn। क्या कह देंगे, Sn, है ना, Sn। इस श्रेणी के पदों का योगफल कह देंगे Sn। Sn क्या होगा, a r। लेकिन इस बार सार्वंतर कितना आएगा, सॉरी सार्वानुपात कितना आएगा। सार्वानुपात ध्यान से देखो, इस बार जो सार्वानुपात आएगा, आप एक काम कर लें कि प्रथम पद जो हमारे पास में है, प्रथम पद तो बेसिक सी बात है, हम कैपिटल ए मान लेते हैं, वो ए ही है। लेकिन जो सार्वानुपात है, सार्वजनुपात है, वो कैसे निकलता है आप लोगों को पता है, क्योंकि आपने इस चैप्टर को पूरा करने के बाद ही आज यहाँ बैठो। कैपिटल आर मान लेता हूँ, वो था दूसरा पद बटे पहला पद, यानी कि ए आर स्क्वायर बटे ए, तो ए से ही कट जाएगा। इस केस में आर स्क्वायर इसका सार्वनुपात होगा। तो फिर हम लोग बात करते हैं एस एन, यानी कि एन पदों का योगफल हो जाएगा ए आर की पावर कितना, एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यही तो आएगा। तो व्हाट इज ए तो स्मॉल ए ही है, और आर की वैल्यू है आर स्क्वायर की भी पावर आ जाएगी आपके पास में कितनी, एन माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो बेसिक सी बात ये रही कि एस एन की जो वैल्यू है वो फाइनली ए आर टू दी पावर 2n माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस वन आपके पास में आ गई। इसको इक्वेशन सेकंड कह लो। अब उसने ये कहा है कि ये जो योगफल था हमारा S2n, वो Sn का 5 गुना है। देखो उसने कहा ना, रखे पदों का योगफल 5 गुना है ना। उसने कहा है कि यदि उसके सभी पदों का योगफल, सभी पदों का जो योगफल है S2n जो है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, है ना, तो S2n जो मेरे बेटे हैं वो 5 गुना है Sn का। ठीक है, S2n जो है वो Sn का 5 गुना है। तो यहां से आप वैल्यूज रखो और आपका n निकल के आएगा। देखो S2n की वैल्यू कितनी है, समीकरण 1 में हमें बताई गई है। हम लिख सकते हैं a r टू दी पावर 2n माइनस वन, 2n माइनस वन अपॉन r माइनस वन इज इक्वल टू 5 इंटू Sn की वैल्यू है a इंटू आर टू दी पावर 2n माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस वन। ठीक है बेटे, अब देखो ए से ये कट जाएगा और ये पूरी टर्म इससे कट जाएगी। ठीक है ना, बाकी क्या होगा वो इधर दिखा देता हूं मैं आपको। अब यहाँ देखो बचा क्या, ये बचा 1 अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल टू 5 इंटू 5 अपॉन बचेगा खाली 5 अपॉन आर स्क्वायर माइनस वन। तो मेरे भाई अगर ब्रज गुणा करने चाहो कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से एक काम कर लो, आर माइनस वन पहले एक काम कर लो, इसको एक बार जोड़ लो और इस एक बार घटा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये घटने वाला पद इस घटने वाले पद से कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो r प्लस वन इज इक्वल टू 5, दैट इज r इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4, है ना, r इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4। ठीक है, r इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4। और हमें पूछा क्या है, हमें इसने क्वेश्चन में पूछा क्या था भाई, हमें पूछा क्या था, हम लोगों को पूछा था इसने सार्वनुपात पूछा, पदों की संख्या पूछी। मैं ही उल्टे काम कर रहा दिखे यहाँ। 11वें क्वेश्चन में सार्वनुपात पूछा है 12वें क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दी, पदों की संख्या नहीं पूछी है। उसने कहा तो सार्वनुपात बताओ, सार्वनुपात, है ना, सार्वनुपात मतलब आर हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करो। तो हमने ज्ञात कर दिया ऑलरेडी, ये आपके पास में हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग वीडियो को पॉज करके तुरंत इसको नोट कर सकते हैं आसानी से। चलिए बेटा, अब ये भी बहुत जबरदस्त 12वां सवाल है। और क्या कहा है इसने कि एक सामान्य श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है और अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है। और यदि इसका प्रथम पद 11 हो तो पदों की संख्या, बहुत बढ़िया, पदों की संख्या ज्ञात करो। सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि इसने प्रथम पद 11 दे दिया। तो देखो सुनो मेरी बात, अब मैं इसको अगर हल करूं तो श्रेणी के प्रथम, मैं एपी के 4 पद ले रहा हूं, एपी के प्रथम 4 पदों का योग, पदों का योग क्या होगा, बेसिक सी बात है। अगर आप एक काम करो, इसमें सबसे पहले प्रथम पद मान लो, है ना, प्रथम पद इसमें मान लो, माना प्रथम पद तो मानना पड़ेगा ना, भले ही दे रखा हो, माना एपी का
जो प्रथम पद है बेटा, है ना, प्रथम पद वो ए है तथा सार्वंतर, है ना, सार्वंतर भी मानना पड़ेगा, सार्वंतर डी है। ठीक है, तो प्रथम चार पदों का योगफल कितना होगा बताओ, प्रथम चार पदों का योग, प्रथम चार पदों का योग, पदों का योग। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एन पदों के योगफल का, और एन पदों के योगफल का फॉर्मूला होता था एस एन इज इक्वल टू एन पदों का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम लोग इस फॉर्मूले में बात काम करें तो n/2, n तो हमारे कितने चार पद हैं तो 4/2, ठीक है ना, और 2a 2 इंटू ए दे रखा हमें कितना 11 दे रखा, है ना, 11 दे रखा, लिख लो चाहे, या चलो पता तो है ही 11 दे रखा, प्लस n माइनस 1 इनके 4 माइनस 1 इंटू डी हमें पता नहीं है, डी निकल जाए पहले बात हो जाएगी, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, है ना, 2 बार कट जाएगा, तो 2 इंटू 22 प्लस के 4 3 डी, है ना, ये आ गया आपके पास में। लेकिन एक बात और सुनो, उसने कहा है प्रथम चार पदों का योगफल 56 है, ठीक है नहीं, लेकिन बट जो प्रथम चार पद हैं, प्रथम चार पदों का योग जो है बेटा, पदों का जो योग है बेटा, योगफल जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने एक 56 दे रखा, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी जो है 2 इंटू 22 प्लस के 3d विल इक्वल 56, ठीक है, और जब इसको काटेंगे हम लोग तो आई थिंक ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 अठे 16 26, तो आ जाएगा 22 प्लस के 3d इज इक्वल टू 26, या मेरे बेटे 3d इज इक्वल टू आ जाएगा, आपको पता है इधर जाकर के 6 बचेगा, d का मान साफ शब्दों में 2 निकल करके बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इतनी बात तो हमने हासिल कर ली कि इसका d निकाल लिया। अब लेकिन जो उसने बात करी है अंतिम चार पदों का योगफल कहा उसने, तो अंतिम चार पद क्या होंगे, अब मुझे एक बात बताओ, अगर उसने कहा ही दी है बात तो तुम्हें तो जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, तो अंतिम चार पद क्या होंगे, देखो ध्यान से सुना, अंतिम चार पद है, अंतिम चार पद कौन कौन से होंगे, अंतिम चार पद देखो, क्योंकि हमने बात करी है, हम मान लेते हैं कि इसके अंदर टोटल पद n है, ठीक है नहीं, तो माना पहले यही लाइन लिखो, पहले यही लाइन लिखो कि माना श्रेणी में कुल पदों की संख्या, माना, क्योंकि ये तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना, माना श्रेणी में जो कुल पद हैं, कुल पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या बेटा उसको ना मैं n कह देता हूं, n है, तब अगर ध्यान देंगे तब अंतिम चार पद कौन से बनेंगे, अंतिम, है ना, आपके पास में अंतिम चार पद कौन से बनेंगे, चार पद बताओ मुझे, लास्ट का टर्म बनेगा tn, आपको दिख रहा फ्रेम में आ रहा ना, अंतिम पद बनेगा tn ना, an लिख लो आप, क्या लिख लो an, हाँ दिख रहा है आपको, तो अंतिम पद तो बनेगा इसका nवा पद an से पहले बनेगा an-1, है ना, और इससे पहले बनेगा an-2, और इससे पहले बनेगा an-3, तो मेरे भाई हमारे पास जो चार पद निकल करके आएंगे वो बेसिकली आपके पास में आ जाएंगे an-3, an-2, an-1 और an, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, अंतिम चार पद तो यही बनेंगे। अब एक बात बताओ मुझे, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, आपको पता है an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जनरल फॉर्मूला ये होता है, तो अगर मैं an-3 निकालूंगा, है ना, तो यही निकाल लेते हैं ना, an-3 कितना होगा, an-3 होगा a प्लस n-3 माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा मेरे बेटे इस फॉर्मूले से, व्यापक पद वाले। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो a की वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें, 11 दे रखी है उसने, तो 11 प्लस n हमें पता नहीं, n-4 इंटू डी हमें कितना दिया है, d हम फाइंड आउट कर लिया हमने यहाँ पे 2, ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए मेरे बेटे तो आ जाएगा 11, देखो 11 प्लस के 2n माइनस के 8, ठीक है ना, 11 प्लस के 2n माइनस के 8, है ना, तो यानी कि 2n प्लस के 3 लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 2n प्लस के 3, भाई देख लो ना 11 में से 8 जाकर कितने बचते हैं, 3 ही तो बचते हैं, तो मैं लिख दूंगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, ये आ जाएगा 2n और 2n प्लस 3 आ जाएगा, 2n प्लस 3, इसका मतलब हमारा जो ये पहला ये आया हमारा, ये पद आ गया ये इतना,
अगर मैं ए एन माइनस 2 निकालूंगा तो आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 2, है ना, माइनस 1 इंटू डी विल इक्वल टू 11 प्लस के एन माइनस 3 इंटू 2, दैट इज कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11, 2n माइनस 11 में से 6 घटा लो, 5 आ जाएगा, है ना, 2n प्लस 5। देख लो वैसे सार्वंतर आपका कितना है, सार्वंतर 2 है, तो 2 2 जुड़ता चला जाएगा, इस पद से अगला पद तो यही है ना, 2, देखो 3 में 2 जोड़ दिया, नेक्स्ट जो आएगा इसी प्रकार ए एन माइनस 1 आ जाएगा, डायरेक्टली सॉल्व करके वो आ जाएगा 2n माइनस 2n प्लस 2 जोड़ लो 7, और जो ए एन आएगा आई थिंक द लास्ट टर्म जो आएगी वो आ जाएगी आपके पास में 2n प्लस 9, 2n प्लस 9। तो जो सीरीज बनी है अब हमारे पास में वो सीरीज बनी, अतः जो श्रेणी बनी है 4 पदों वाली वो ये बन जाएगी कि 2n प्लस 3 पहला पद, फिर ये आ जाएगी 2n प्लस 5, देन 2n प्लस 7 एंड देन 2n प्लस 9। अब इनका जो योगफल है, इनका जो योगफल है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q, इनका जो योगफल है, योगफल का मतलब इनको आप ऐड कर लो कि 2n प्लस 3 प्लस 2n प्लस 5 प्लस 2n प्लस 7 एंड प्लस 2n प्लस 9 इज इक्वल टू, उसने कहा अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 तो ये आ जाएगा 8n, तो ये हो गए 3 और 5 7 8 15 और 9, 15 और 9 होते हैं 24, प्लस के 24 इज इक्वल टू आ जाएगा 112, तो 8n इज इक्वल टू आ जाएगा 112 माइनस के 24, और अगर 8n हम निकालें तो आई थिंक मेरे हिसाब से 88 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 12 अगर घटाएंगे तो 100 बचा, 12 और घटा लो तो 88 आ जाएगा, है ना, 88, और n इज इक्वल टू आ जाएगा 88/8, और 8 का 8 8 का 8 तो 11, तो कुल पदों की संख्या आपके पास में 11 पद इस श्रेणी के अंदर होंगे, जो कि हमें पूछा गया था। इसके अंदर हमें यही पूछा गया था कि इसके अंदर कितने पद होंगे, तो इसके अंदर बेटे मेरे 11 पद होंगे। तो चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, इसको फटाफट स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट नहीं लेना है बेटा, है ना, नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, है ना, तो आपको पॉज करके नोट करना है। चलो बेटा अब 13वें सवाल की बात करते हैं, और अच्छा सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है। उसने कहा है कि एक बड़ा अजीब सी सिचुएशन दी है, और वो सिचुएशन ये है कि a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स अगर बराबर होता है b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स बराबर होता है c प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, जहाँ x कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और तो हमें दिखाना है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये 4 चीजें आपको किस में दिखानी है बेटा, जीपी में दिखानी है। अच्छा सीधी बात है, अगर ए बी सी डी जीपी में होंगी तो इसका मतलब क्या है कि b अपॉन ए, यानी कि जब मैं b को a से भाग करूंगा, या फिर c अपॉन b, या फिर d अपॉन c, ये चीजें बराबर आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, बताओ मुझे, क्योंकि सार्वनुपात, इससे ऐसे क्या निकलता है, ऐसे निकलता है सार्वनुपात, कॉमन रेशियो ऐसे निकलता है, और कॉमन रेशियो जीपी में सेम रहता है। तो अगर ए बी सी डी जीपी में होंगे तो बी अपॉन ए, सी अपॉन बी और डी अपॉन सी हमेशा बराबर होंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट इज दैट कि हमें जो सिचुएशन दी है ना, ये कंडीशन दी है, इस कंडीशन से हमें इस कंडीशन की तरफ बढ़ना है, मतलब इसको हमें ये बनाना है, और इतना बनने के बाद में आप तुरंत कह देना कि ए बी सी डी जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखो इसके लिए बड़ा आसान तरीके से हम करेंगे, देखो ध्यान से, मैंने एक नियम बताया था आपको पढ़ाते हुए एक एक्सरसाइज में, और वो नियम आपको पहले आपने जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन अब हम लोग इसको पढ़ाएंगे अच्छे से, इसका यूज बहुत करेंगे। वो नियम था कंपेंडोम डिविडेंडो, है ना, युगांतर अनुपात का नियम, और वो युगांतर अनुपात का नियम ये था, कंपेंडोम डिविडेंडो वाला रूल, युगांतर अनुपात, है ना, कंपेंडोम डिविडेंडो अंग्रेजी में कहते हैं, कि अगर कभी भी कोई संख्या पी अपॉन क्यू बराबर होती है आर अपॉन एस के, ऐसे 2 ही चीजें ली है मैंने, जबकि इसमें 3 है तो तीनों में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 के लिए समझ लो कैसे, कि जब हम इसमें योगांतर अनुपात का नियम लगाते हैं, रूल ऑफ कंपेंडोम डिविडेंडो यूज करते हैं, तो वो ये कहता है कि देखो p को ऊपर p को नीचे सेम रख लो। फोन आया भाई, लेकिन मैं इसको उठाऊंगा नहीं, हटाओ। तो ये जो p है ऊपर नीचे सेम रख लो, ऐसे ही इधर की तरफ भी r ऊपर रख लो, r ही नीचे रख लो। अब इधर आ जाओ, इस क्यू को ऊपर जोड़ दो, नीचे घटा दो,
इस क्यू को ऊपर जोड़ दो, नीचे घटा दो। योगांतर, योग और अंतर का अनुपात, योगांतर अनुपात, तो योग और अंतर का अनुपात, योगांतर अनुपात। अब नीचे क्या है, एस है, इस एस को ऊपर जोड़ दो और इस एस को नीचे घटा दो। तो ये योगांतर अनुपात का नियम है जिसको मैं अप्लाई करूंगा इस क्वेश्चन में भी। तो मैं यहां लिख देता हूं, योगांतर अनुपात नियम से, योगांतर अनुपात नियम से, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंपेंडो डिविडेंडो, है अनुपात नियम से अगर मैं अप्लाई करता हूं तो क्या कंडीशन रहेगी भाई। देखो 3 ब्रैकेट है, मैं लिखता हूं ऊपर वाले को a प्लस बी एक्स, मैंने एज इट इज रख लिया बेटा, यहां भी और यहां भी, ठीक है। ऐसे ही इस वाले में मैंने b प्लस का सी एक्स ऊपर भी रख लिया, b प्लस के सी एक्स नीचे भी रख लिया। ऐसे ही बेटा मैंने यहाँ c प्लस के डी एक्स ऊपर रख लिया और c प्लस के डी एक्स मैंने रख लिया। अब नीचे जो है यानी कि हर जो है उसको ऊपर तो जोड़ देना है, a प्लस के बी एक्स, ए माइनस बी एक्स, नीचे घटा देना है इसको, ठीक है बेटा। ऐसे ही नीचे वाले को ऊपर जोड़ देना है और नीचे मेरे बेटा इसको आराम से प्यार से घटा देना है। ऐसे ही यहाँ पे कर देना है, c प्लस का c माइनस डी एक्स हो जाएगा। मतलब इस पोर्शन को हम लोग ऊपर जोड़ देते हैं और नीचे घटा देते हैं, c माइनस डी एक्स आपके पास में। इसको सॉल्व कर लो, आई थिंक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं पहले देखो bx से bx कट गया, ऊपर आ गया 2a अपॉन 2a अपॉन, है ना, 2a अपॉन, और मैं इसको जब खोलूंगा ना, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब मैं इसको खोलूंगा तो यहाँ पे मुझे लग रहा कि a से a कट जाएगा और ये आ जाएगा 2bx बराबर, फिर यहाँ पर देखो cx से cx कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2b अपॉन, और नीचे b से b कट जाएगा, आ जाएगा 2cx, ठीक है जी आपके पास में। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखें, dx से dx कट गया तो 2c अपॉन और 2dx। अब देखो पहली बात सुनो, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, फाइनली आ गया a अपॉन बी एक्स बराबर b अपॉन सी एक्स बराबर c अपॉन डी एक्स। अब देखो ये x हर जगह है, अनुपात को सॉल्व करते समय इसमें पूरे में x से गुणा कर दो, x से गुणा करने पर, x से गुणा, तो जब x से गुणा करेंगे ऊपर आ जाएगा ax बटे बी एक्स बराबर bx बटे सी एक्स बराबर cx बटे डी एक्स। अब x कट जाएगा, x से x कट गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, फाइनली बचा क्या, a अपॉन बी बराबर b अपॉन सी बराबर c अपॉन डी। लेकिन मेरे को चाहिए b अपॉन a, c अपॉन b और d अपॉन c। तो कोई बात नहीं, प्रतिलोम ले लो, क्या ले लो, प्रतिलोम, यानी कि रिवर्स कर लो इसको, इनवर्स है ना, प्रतिलोम लेने पर उल्टा कर दो, b ऊपर टांगे ऊपर सर नीचे बराबर टांगे ऊपर सर नीचे, टांगे ऊपर सर नीचे, ये लो जी। अब इसका मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं अतः ए बी सी डी जीपी में है, जीपी में है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 13। अच्छा सवाल था, वीडियो को जरा पॉज करो और अच्छे से प्यार से अच्छे से नोट कर लो इसको। चलिए बेटा, विविध प्रश्नावली का 14th क्वेश्चन, और सबसे बढ़िया बात तो यार ये है कि इस एक्सरसाइज के अंदर बड़े ही दमदार सवाल आ रहे हैं निकल के, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जिनमें दिमाग बहुत अच्छे से चल रहा है ना। और आप लोगों को भी चलाना है, मैं तो बहुत बार चला चुका हूँ क्योंकि मुझे तो आते हैं भाई, मेन है आपको सीखना है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि कह रहा है कि जीपी में ना एस जो है वो एन पदों का योगफल है, कैपिटल एस एन पदों का योगफल है, पी उनका गुणनफल है, आर उनके व्युत्क्रमों का योग है। तो मेरे को सिद्ध करना पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर की पावर एन इज इक्वल टू एस की पावर एन। तो पहले जो बात कही है उसी से बात कर लो। सबसे पहली बात कर लो, माना श्रेणी मान लो आप, माना मैं अगर इसको हल करूंगा, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। माना जो जीपी है, माना जीपी हमने मान ली कि वो पहला पद ए हो गया, ठीक है ना। जीपी जो है यहाँ मान लेता हूँ मैं, पहला पद ए, फिर ए आर, देन ए आर स्क्वायर, देन ए आर क्यूब, देन ए आर की घात 4, ए आर की घात आपके पास में 5, और कितने पद हैं, एन पदों तक। तो यानी कि एन पदों तक लिख दो यहाँ, एन पदों तक, ठीक है बेटा, इतनी तो बात क्लियर है। अब उसकी बात जो है उसकी बात पहले मानो, एस जो क्या है, एस एन पदों का योगफल है, यानी कि एस एन है।
और Sn क्या होता है, a r⁻n - 1 अपॉन r-1। तो आप इसको ना, इसको यही छोड़ दो। इसका मतलब ये रहा, दिस इम्प्लाइज कि जो s है, s इज वोट, s बनेगा a r⁻n - 1 अपॉन r-1। इसको यही छोड़ दो, इक्वेशन चाहे 1 बना के छोड़ दो। देखेंगे कैसे कैसे क्या जुगाड़ होगा। पहले s की, p की और r का पहले मान निकालो, जैसे ये निकाला, उसके बाद एडजस्टमेंट करके देखेंगे कि क्या हिसाब बनेगा। उसके बाद में कहा p उनका गुणनफल है। नाउ p क्या होगा, p का मतलब है इनका गुणनफल के a गुड़े ए आर स्क्वायर गुड़े ए आर की घात 3 गुड़े ए आर की घात 4, ऐसे चलते चलते n पदों तक ये होना है, पदों तक होना है। थोड़ा दिमाग लगाना बेटा। p की जो वैल्यू आ जाएगी, a की घात कितना आ जाएगा, जब a को हम लोग कितनी बार गुणा करेंगे, n बार, तो a की घात n आ जाएगा। और यहाँ पर r की घात कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1 है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे ही करते 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 कितने पदों तक जाएगा ये। आप सोच रहे होंगे n पदों तक जाएगा, नहीं, r की घात n पदों तक नहीं जाएगी, बिकॉज पहले पद में r है ही नहीं, दूसरे पद से शुरू हुआ r आना, तो यानी कि n में से एक कम, n-1 पदों तक ये बात होगी, पदों तक ये बात होगी। और इसको मैं करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। a की घात n, अब मुझे ये बताओ इसका मान कितना होगा। अभी आपने विविध श्रेणी पढ़ के आए थे कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n पदों तक अगर पढ़ना हो तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है n × n + 1 अपॉन 2, है ना, ये पढ़ा ना। तो लेकिन हमें कहाँ तक लेना है, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहाँ तक, n-1 तक पढ़ना है। तो ये आ जाएगा n-1, n की जगह n-1 रख देंगे बस, है ना, और n-1 + 1 अपॉन 2, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो हो जाएगा n × n-1 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है जी, आपके पास में चाहो तो इसको आप समांतर श्रेणी के योगफल के सूत्र से भी करके देख लोगे, तो तब भी यही आएगा आपका। ठीक है ना। तो यहाँ पर r की जो घात बनेगी वो बन जाएगी, मैंने जो लिखा है, n × n-1 अपॉन 2। इसको भी आप सेकेंड इक्वेशन बना के छोड़ दो, इसके आगे ना बढ़ो, क्योंकि अभी हमारा अभियान ये चल रहा है कि हम s का, है ना, और p का और r का मान निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। तो s p का निकल गया। अब हम बात करते हैं r इज वोट, r क्या है, r उसके व्युत्क्रमों का योग है। व्युत्क्रम का मतलब सीरीज को उल्टा कर दो कि 1/a, है ना, 1/a ही तो करना है व्युत्क्रम, हाँ, प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर प्लस 1/ar क्यूब, ये भी क्या बनेगी, एक n पदों तक, ये भी आपका एक गुणोत्तर श्रेणी ही होगी। आप मेरी बात सुनो, मैंने लिखा 3 के बाद में लिख दिया 6, फिर मैं लिख दिया 12, फिर मैं लिख दिया 24, तो ये क्या है, जीपी है, नहीं है, बिल्कुल जीपी है। लेकिन क्या 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 भी जीपी होगी, 100% जीपी होगी। अगर आप लोग देखो, उसके अंदर सारवान अनुपात निकालने की कोशिश करो, दिस अपॉन दिस करो आप, ये 1/6 अपॉन 1/3, दैट इज 1/2 आ जाएगा, काट के देख लो 2 बार। आप इसको इससे डिवाइड करो, 1/12/1/6 करके देख लो, 6×2 = 12, तो ये भी 1/2 देगा। मतलब क्या है कि रिवर्स होने पे सिर्फ इतना फर्क आ जाता है कि सार्वनुपात भी रिवर्स हो जाता है, 1/2 में, 1/में आ जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें अगर हम r निकालेंगे तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, बताओ मुझे। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है जो ऊपर लिखा है, दैट इज ar⁻n-1 अपॉन r-1। बट इन दैट केस हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम पद जो है 1/a है, तो प्रथम पद आ जाएगा आपके पास में। चाहो तो आप लिखना चाहो तो थोड़ा समझ के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि प्रथम पद को आप कह लो, उसमें प्रथम पद आप एक काम कर लो बेटा, प्रथम पद जो है उसको कैपिटल A कह लो, उसको 1/a कह लो, और सार्व अनुपात जो है उसको आप कैपिटल R कह लो, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और कैपिटल R कैसे निकलेगा, 1/ar अपॉन 1/a, तो कट जाएगा a से, तो 1/r, है ना। तो अब निकाल लो r का मतलब है इन सभी का योगफल, फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास में ar⁻n-1 अपॉन r-1, दैट इज, इसको सॉल्व कर लो, a कितना है 1/a एंड 1/r⁻n-1 अपॉन 1/r-1। ठीक है, तो अब थोड़ी सी कलाकारी है,
और हम लोगों की ही जिम्मेदारी है कि इस सवाल को हल किया जाए बहुत सरलता से और बड़े चपलता से। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ आर। क्या मिलेगी वैल्यू ऑफ आर, क्या मिलेगी वैल्यू ऑफ आर? मिल जाएगी मेरे पास में 1/a और अंदर की तरफ है 1/r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन ठीक है ना, आपके पास में 1 माइनस आर 1/r माइनस 1। ठीक है, इतना आ गया। अब मेरे को जो प्रूव करना है ना बेसिकली उसको पहले सही कर लो। मेरे को जो प्रूव करना है वो पी स्क्वायर, यानी कि जो मैंने पी निकाला है उसका स्क्वायर करके आर की घात एन ले करके गुणा कर देना है। ठीक है ना, आर की घात एन ले करके ना हमें क्या कर देना बेटा, गुणा कर देना है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए पहले थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। आई वॉन्ट टू सॉल्व इट। 1/a आ जाएगा और अंदर आ जाएगा, अगर r की पावर n को मैं एलसीएम ले लूँ तो 1 माइनस आर की पावर n अपॉन बेटा बेटा आ जाएगा कितना 1 माइनस आर अपॉन आर। तो आपको देखना थोड़ा सा पड़ेगा कि ये बनेगा क्या। ये बनेगा 1 माइनस आर की पावर n, ठीक है ना, और साथ में ये गुणा जाएगी ऊपर r अपॉन a 1 माइनस आर एंड साथ में है r की पावर n। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से क्या देखना है, क्या देखना है। और हम लोग क्या करते हैं, इस r को एक कम कर लेता हूँ, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन हम लिखते हैं a r की पावर में शुरू में लिख रहा है n माइनस 1। n माइनस 1 क्यों किया, क्योंकि एक घात यहाँ आती तो कट के ना, आपको पता है ना, एक घात कम हो जाएगी तो नीचे r माइनस 1 बचेगी, अंदर है 1 माइनस आर, है ना। ये हमारा r की वैल्यू आ गई। अब एक काम कर लो, बस बहुत हो गया ड्रामेबाजी, इसको इक्वेशन सेकंड कह लो, थर्ड कह लो। अब आप एक काम कर लो, अब जो सिद्ध करना है, जो हमें सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर इंटू आर की घात n इज इक्वल टू एस की घात n। तो इसकी एक साइड पकड़ लो, लेफ्ट हैंड साइड। लेट्स टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इट। लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, आर स्क्वायर नहीं पी स्क्वायर इंटू आर की पावर n। एंड p की वैल्यू क्या है मेरे भाई, p की जो वैल्यू है वो ये निकाल रखी मैंने यहाँ। तो p की वैल्यू है a की घात n, नहीं a की, हाँ a की घात n इंटू आर की घात n इंटू एन माइनस 1, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। और इसकी भी घात हमें करनी पड़ेगी 2, क्योंकि हमें करना है पी स्क्वायर। देन r मैंने निकाला है ऊपर ये वाला खराब सा, 1 माइनस आर की घात n अपॉन a r की घात n माइनस 1 एंड 1 माइनस आर, इसकी होल घात करनी पड़ेगी मुझे 2, क्योंकि मैंने करना है, नहीं पहले का स्क्वायर करना है ना, दूसरी घात करनी है n, यहाँ पे करनी है घात n। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ आ जाएगी। तो अब देखो ध्यान से, इसका होल स्क्वायर है तो लिख देंगे a की घात 2n, ठीक है। एंड जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कट जाएगा, तो r की घात बचेगा n इंटू एन माइनस 1। अगर कोई समझदार बच्चा होगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी। ये तो आ गया पहला पोर्शन सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है, गुड है। दूसरे पोर्शन को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस आर की घात n की घात n, ठीक है ना, अपॉन, अब मैं n घात इसको दे रहा हूं, देखो a की घात n, ठीक है ना, एंड r की घात n इंटू एन माइनस 1। ये n इंटू एन माइनस 1 क्यों आया, क्योंकि एक घात n ऊपर है और n माइनस 1 इसकी है ही, और 1 माइनस आर की घात n। मेरे बेटे आपको बड़ी ही दुविधा हो रही होगी क्वेश्चन को समझने में, लेकिन यही बस परीक्षा होती है, यही वो मौके हैं, है ना, जहां पर आपके दिमाग का विस्तार होता है, दिमाग इतने से इतना हो जाता है और जो आपको जिंदगी भर काम आता है ऐसी सी सिचुएशन के अंदर ही। अगर ऐसी सिचुएशन में डर के बैठ गए फिर हिम्मत नहीं है, तुम्हें दुनिया का कोई भी टीचर गणित सिखा देगा। ये सब चीजें ही तो प्योर मैथमेटिक्स हैं। इन चीजों से अगर आप निकल गए ना एक बार तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। 10 मिनट तो कोने में जाके ऐसे करोगे, यस हो गया, है ना, तो ऐसे करोगे भाई, तो कोई बात नहीं, लेकिन हो गया। मैं तो, मुझे लग रहा है आंसर आ चुका है, बस थोड़ी सी देरी। देखो n इंटू एन माइनस 1 आर की घात, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से कट जाएगा। और ध्यान से देखो, बचा हुआ लिख लो आप, a की घात 2n, अच्छा a की घात n ये भी है तो माइनस कर लूँ घात n, जब इसको ऊपर ले जाऊंगा भाई 2n में से n घट जाएगी, भाग में घातें घट जाती हैं क्योंकि ये बटे में आ गया ना मामला। और बच क्या रहा है ऊपर
1 माइनस आर की घात n की घात n अपॉन 1 माइनस आर की घात n। तो मेरे भाई हो गया काम। a की घात n और 1 माइनस आर की घात n की घात n अपॉन 1 माइनस आर की घात n, ठीक है ना। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, हम लोग एक काम कर रहे हैं, a 1 माइनस आर की घात n अपॉन 1 माइनस आर की होल घात n कर सकते हैं, हम n कर सकते हैं। और अब थोड़ी सी बात देखें, इसको हमें s बनाना है, s बना है, s एज इट इज बना है। थोड़ा सा काम करना है, क्या करना है कि a ब्रैकेट के अंदर क्या करोगे, इसको रिवर्स कर दो, r की घात n शुरू में रख लो और यहां पे भी r शुरू में रख लो। ऊपर से जो माइनस निकलेगा, नीचे से जो माइनस निकलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी घात n हो जाएगी। एंड व्हाट इज दिस, लुक एट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज s, ये क्या है s। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू s का घात n और विच इज योर राइट हैंड साइड। अब मुझे मत कहना कि सर समझ में नहीं आया, इसको प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है, सॉल्व करवाना मेरी जिम्मेदारी थी, और जितना हो सकता था, सरल जितना हो सकता था वो मैंने कर दिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बहुत तेजी से। चलिए बेटा, अब इस विविध प्रश्नावली का 15वां सवाल, बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल। संख्याओं में तो बात ही करनी बंद कर दी, अब तो सिर्फ ABC PQR ही क्वेश्चन में छा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम भी करते हैं। कह रहा है AP का पीवा क्यूवा और आरवा पद जो है वो ABC है, कोई भी AP है, कोई समांतर श्रेणी है, तो मेरे को ये बना के दिखाना है, ठीक है। तो आप एक काम करो, पहले हल कर लो, हल तो करेंगी। मान लो कि माना AP का प्रथम पद, मान लो AP का समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है बेटा, उसको मैं A तथा एक सारवांतर होता है, सारवांतर को मैं कह लेता हूँ D, कैपिटल D ले लो, D है ना। तो मेरी बात सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है AP, पीवा पद जो कहा है उसने A कहा है, पीवा पद मतलब A, कैपिटल A प्लस P माइनस 1 इंटू D, कैपिटल D इज इक्वल टू A। इसको इक्वेशन 1 बना लो, ठीक है जी, आपके पास में, ओके। हाँ ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, या करके, या हम ये कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू आ जाएगा A प्लस P माइनस 1 इंटू कैपिटल D। तो अब हम बात करते हैं, उसने कहा है ना, उसने एक बात और कही है कि जो चौवा पद है वो B है, तो इसी हिसाब से B की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। और हमारे पास में इसी प्रकार अगर बात करें, इसी प्रकार जो C की वैल्यू आ जाएगी A प्लस के R माइनस के 1 इंटू D आ जाएगी। अब हमने A की वैल्यू निकाल ली है, B की वैल्यू निकाल ली है, C की वैल्यू निकाल ली है। अब उठाओ और मेरे भाई एक काम कर लो, उठाओ और एक काम कर लो कि हमारे पास में जो इक्वेशन 1 है, क्योंकि A की गुणा में क्या है, Q माइनस आ रहा है, देखो, यानी कि जो समीकरण 1 है ना, 1 में तो गुणा कर लो Q माइनस R से और फिर जोड़ दो किसके साथ में, समीकरण 2 में गुणा कर लो, समीकरण 2 में, क्योंकि 2 के साथ में 2 क्या है, B है, और B के साथ में क्या है, R माइनस P, तो समीकरण 2 में गुणा कर लो R माइनस P से और फिर जोड़ दो, ठीक है ना। और समीकरण जो 3 है ना, समीकरण 3 में गुणा कर दो C से, गुणा कर दो किससे, P माइनस Q से, और फिर निकालो करने पर, है ना, ये करने पर। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये है, यानी कि A इंटू आपके पास में है Q माइनस आर प्लस B इंटू R माइनस P प्लस C इंटू P माइनस Q इज इक्वल टू, ABC के मान इसमें भर दो आप, ABC के मान, A का मान है A प्लस के P माइनस 1 इंटू D, A प्लस के P माइनस 1 इंटू D, ठीक है, और गुणा में है साथ में क्या, Q माइनस R प्लस A प्लस के Q माइनस 1 इंटू D, है ना, और गुणा में क्या है, R माइनस P प्लस A प्लस के R माइनस
r माइनस 1 इंटू डी और गुणा में क्या है मेरे भाई p माइनस क्यू। क्या दिख रहा है फ्रेम में यूट्यूब वालों? हाँ ठीक है, सब सही है। अब मेन काम क्या है कि आई थिंक द मेन थिंग इज दैट हम लोगों को ये तो क्वेश्चन बन ही गया है और मेरे को ये वाला पोर्शन 0 बनाना है, तो मैं यहां से सॉल्व करूंगा। देखो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम a की, तो आ जाएगा मेरे पास में a इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है, एंड प्लस p माइनस 1 एंड क्यू माइनस आर इंटू डी, या डी शुरू में लिख लो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, डी शुरू में लिख लिया और आ जाएगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस, ये वाला पहले पोर्शन की मैंने मल्टीप्लाई कर ली। आप सोच रहे हो सर जी ये किस प्रकार की मल्टीप्लाई है? भाई साहब इस पूरे को एक चीज मान के करो, इसकी पूरे की इसके साथ में करी, इसकी पूरे की इसके साथ, ऐसा नहीं करना अभी ए क्यू ए आर, ऐसे नहीं करना, ऐसे थोड़ी लाइंस बढ़ जाएंगी, आपकी कैलकुलेशन हो तो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन में लाइंस थोड़ी बढ़ जाएंगी। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करना, थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है ना। और कैसे मैं कर रहा हूँ वो समझ में भी आना जरूरी है, तो वो आएगा तुम्हें जब तुम ध्यान से सोचोगे। अब फिर ए की मल्टीप्लाई करो इससे, तो आ जाएगा a इंटू आर माइनस पी, साथ में आ जाएगा d इंटू ये वाला पोर्शन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो d इंटू क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, ठीक है जी, प्लस इस वाले में आ जाओ a इंटू पी माइनस क्यू एंड प्लस d इंटू आर माइनस 1 एंड p माइनस क्यू, ठीक है बेटा। ऐसा मैंने क्यों करा? क्योंकि ये a वाला पोर्शन ये है, a वाला पोर्शन ये है और a वाला पोर्शन ये है, मैं एक कॉमन निकाल लेता हूं तीनों पदों में से, तो बचेगा क्या क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ठीक है नहीं। तो ये हो गया मेरे पास में ए वाला पोर्शन। अब मैं करता हूँ डी वाला पोर्शन, देखो इसमें यहाँ डी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे, इन सब में से डी कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर आ जाएगा पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है जी। अब देखो क्यू से क्यू कटेगा, आर से आर कटेगा, पी से पी, तो ए तो हो गया खत्म, ए गुणे 0 तो 0 हो गया, प्लस डी के साथ वाला पोर्शन देखते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर लो, पी क्यू माइनस पी आर प्लस नहीं माइनस क्यू और प्लस का आर, मतलब पी की अब करो ना, पी की क्यू में करी, पी की आर में करी, 1 की क्यू में करी, 1 की आर में करी। सिमिलरली इसमें भी क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, फिर इसमें कर लो आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। तो भाई देखो पी क्यू प्लस वाला है और पी क्यू माइनस वाला है, कैंसिल आउट, पी आर माइनस वाला है और पी आर प्लस वाला कैंसिल आउट, क्यू माइनस का है, क्यू प्लस का भी है, कट गया, आर माइनस आर प्लस का है, आर माइनस कट गया, क्यू आर से क्यू आर कट गया और बचा हमारा पी, पी से पी कट गया। तो फाइनली 0 प्लस डी इंटू 0 हम लोगों को वापस 0 ही देता है, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है एंड हैंड्स प्रूव्ड है। तो बढ़िया बढ़िया सवाल है भाई, मजेदार सवाल है यार, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है करते हुए, तभी तो सुबह से कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 की। चलिए एक और दमदार सवाल, और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर बात हुई है बढ़िया, कह रहा है कि a इंटू बी प्लस सी बी सॉरी a इंटू 1 अपॉन बी सॉरी, तो a इंटू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी एंड b इंटू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए, ये एक पद ये है, एक पद फिर ये है c इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, एपी में है, मतलब ये सब चीजें एपी में है, ये तीनों पद एपी में है। अच्छा, तो अगर ये एपी में है तो प्रूव करना है कि एबीसी भी आपके एपी में ही होंगे, ठीक है ना, प्रूव करना है आपको कि एबीसी भी एपी में ही होंगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एपी जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो उसके इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ना समांतर श्रेणी की कुछ खास बातें, कुछ विशेषताएं भी लिखी थी, और उम्मीद करता हूं कि नोट्स में आपने लिखी होगी कि ये कहा गया था कि अगर कोई एपी है, जैसे मैं 2 4 6 8 ऐसी एपी ले लूं, अगर मैं इसमें कोई संख्या जोड़ देता हूं, सभी मान के चलो मैं सब में 1 जोड़ देता हूं,
तो जो प्राप्त श्रेणी होगी जैसे 3, 5, 7, 9, ये भी एपी ही होगी, मतलब जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। कोई संख्या एक जोड़ लो या यहाँ पे 5 जोड़ लो, 5 जोड़ दिया मैंने यहाँ, 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 तो भाई साहब ये हो गया 7, 9, 11 एंड 13। तो लुक एट दिस, देखो ये भी एपी है, मतलब कोई संख्या अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, घटाने से भी फर्क नहीं पड़ता। मान ले 2 में से मैं ना घटा दूं, सब में से एक एक घटा दूं, मैं तो एक एक घटा दूंगा, तो अगर मैं एक एक घटा दूंगा, एक एक घटा दूंगा, तो प्राप्त श्रेणी क्या बनेगी, वो बनेगी 1, 3, 5 एंड 7। ये भी समानता श्रेणी है। तो जोड़ने से घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा कोई एक संख्या सभी पदों में जोड़ दी जाए या सभी पदों से घटा दी जाए। ऐसा ही अगर सभी पदों में कोई संख्या में गुणा कर दूं, ये सब नियम, ये सब विशेषताएं मैंने लिखवाई थी कि अगर बेटा 2, 4, 6, 8, इसमें सब में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 से भाग कर रहा हूँ, मैं 2 से भाग कर रहा हूँ, 2 से भाग कर रहा हूँ, तो रिजल्ट मिलेगा 1, 2, 3, 4। चेक कर लो, 1, 2, 3 एंड 4। तो 1, 2, 3, 4 भी तो एपी है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, एपी एपी ही रहेगी, कोई श्रेणी बदलेगी नहीं, है ना। तो ऐसे ही गुणा भी की जा सकती है ना, गुणा भी की जा सकती है, तो जोड़ा जा सकता है, गुणा की जा सकती है, भाग की जा सकती है। तो ये सब विशेषताएं जब मैंने 9.2 आई थिंक इंट्रोडक्शन किया था ना, तो उसमें मैंने ये सब विशेषताएं आपको बकायदा लिखवाई थी, है ना। तो उसी चीजों को हम लोग यूज करेंगे बेटे अब, है ना। तो देखो हम लोगों को करना क्या है, वैसे सवालों को करने का तरीका और हो सकता है, लेकिन उसको मैं अभी बताऊंगा नहीं, वो बाद में बताऊंगा, पहले सिंपल टेक्निक समझो, है ना। अभी तो आपको सिंपल बताते हैं। उसने कहा है, मैं कर रहा हूँ, इसने कहा है, उसकी बात से चलते हैं कि a इंटू 1/b प्लस 1/c कोमा b 1/c प्लस 1/a कोमा c इंटू 1/a प्लस 1/b, ये सब एपी में है, ये सब किस में है, एपी में है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एक काम ये कर रहा हूं कि मैं इन सब पदों में 1 जोड़ रहा हूं, है ना, सभी पदों में। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा यूं कर रहा हूं ताकि फाइनली मेरे पास यहाँ ए बी सी बच जाए। मैं इस टर्म्स को छोटा करने के चक्कर में सब टेक्निक लगा रहा हूं, सभी पदों से, सभी पदों में 1 जोड़ने पर। तो अगर मैं 1 जोड़ लूंगा तो a इंटू 1/b प्लस 1/c प्लस 1, ठीक है ना आपके पास में, और फिर b इंटू 1/c प्लस 1/a, ठीक है ना। एक काम कर लो, कर रहा हूं अभी, प्लस 1, और फिर c इंटू 1/a प्लस 1/b, इसमें भी 1 जोड़ दिया, तो ये फिर भी हमारी एपी ही बनी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसे ए के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा, देखो a/b प्लस a/c प्लस 1, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही जो कहानी में बताना चाह रहा हूं आपको, मैं ठीक जा रहा हूं क्या? चलो देखते हैं, फिर आ जाएगा b/c प्लस b/a प्लस 1, एंड फिर यहाँ पे आ जाएगा c/a प्लस c/b प्लस 1, जो है ये भी आपके एपी में ही होंगे। क्या मैं सही जा रहा हूँ क्या? क्या ये मैं सही कर रहा हूँ क्या? तो अगर हम लोग ध्यान दें मेरे भाई, एलसीएम ले लो इसका, देखें एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा BC, तो यहाँ पे आ जाएगा AC प्लस AB प्लस BC, ठीक है, AC प्लस AB प्लस BC, हाँ ठीक है, कोमा इसका भी एलसीएम ले लो AC, तो आ जाएगा आपके पास में CA ले लो, है ना, CA या AC बात एक ही है। यहाँ पे आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे एलसीएम ले लो AB, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में BC प्लस CA प्लस AB, तो ये तब भी AP में ही बना रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब देखो ध्यान से, ऊपर वाली चीज तो हर जगह सेम है या नहीं है?
देख लो, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी। तो इसका मतलब ये है, हम इसको सही करके भी लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी अपॉन बी सी, कोमा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन सी ए, या फिर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए, है ना, अपॉन कितना आ जाएगा, ए पी आ जाएगा। ये भी किस में रहेगा आपका, ए पी में ही रहेगा, है ना। अब देखो ये टर्म है, ये ऊपर वाला पद, हमें पता है समांतर श्रेणी में से कोई भी पद आप भाग कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से क्या कर रहा हूँ, भाग करने पर क्या सब श्रेणी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, भाग करने पर। जब मैं भाग करूंगा तो ये भी कट जाएगा, तो केवल यहाँ पर जाएगा 1/BC, कोमा ये भी कट जाएगा 1/CA, है ना, और ये भी कट जाएगा तो 1/AB बचेगा, है ना। ये किस में होंगे, AP में होंगे, ये किस में होंगे, AP में। बात समझ में नहीं आई भाई, आप सुनो मेरी बात, इस श्रेणी के सभी पदों में मैं इससे गुणा करूंगा, तो यानी कि AB प्लस BC भाग करूंगा, सॉरी भाग का मतलब है बटे में ले आऊंगा किसको, AB प्लस BC प्लस CA, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, तो ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, तो केवल 1/BC बचेगा। ऐसे ही सब पदों में होगा, ऐसे ही किस में होगा, सब पदों में होगा। तो फाइनली मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा है 1/BC, 1/CA, 1/AB, ये किसमें, GP में है। अभी भी बात नहीं बनी है। अब एक काम करो, ABC से गुणा कर लो, ABC से गुणा करने पर तो जब मैं गुणा करूंगा तो आ जाएगा ABC अपॉन BC, ABC अपॉन CA, ABC अपॉन AB, किस में होंगे, GP में होंगे आपके पास में। अब देखो BC से BC कट गया, A से C से C, A से A कट गया, A से A और B से B कट गया, तो बचेगा A, B, C GP में होंगे, हेंस प्रूव्ड, GP में होंगे। तो यही तो करना था मुझे प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था कि ABC GP में। अरे यार क्या बात कर दी यार, कैसी ही गंदी बात कर दी। हम AP की बात कर रहे हैं, GP कहाँ आ गया यार, दैट इज AP, दैट इज AP। तो ये आपका हो गया प्रूफ, आई थिंक नहीं, हो ही गया है। तो अब हम लोग बेटे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 17, चलिए अब हम लोग मान लेते हैं, मानना क्या है, समीकरण जो क्वेश्चन नंबर 17 उसने कहा है कि ABCD GP में है, तो सिद्ध करो कि ये जो खराब से लिखे हैं ये भी GP में होंगे। तो भाई ध्यान दो जरा, एक बात सुनो, GP में जो हम अगर पद लें तो पहला पद तो सपोज कर लो A तो A ही है, अगर मैं B की बात करता हूं तो B क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा, और C जो है ना, C जो है वो AR² हो जाएगा, और D जो है वो AR³ हो जाएगा आपके पास में। और लिख देंगे जहां पर R जो है, A जो है, A प्रथम पद है, है ना, प्रथम पद, तथा R जो है वो सार्व अनुपात है मेरे बेटे, क्या है, सार्व अनुपात है, ठीक है ना, क्या है, सार्व अनुपात है। तो अब मुझे प्रूव करना है कि वो, है ना, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि A की पावर n प्लस B की पावर n, कोमा B की पावर n, कोमा C की पावर n, कोमा C की पावर n प्लस D की पावर n, ये भी GP में होंगे। अच्छा GP की खास बात कि अगर 3, 6 और 12 GP में है, तो हमने ये कहा था कि बीच वाले का स्क्वायर हमेशा ही अन्य दो के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे समांतर श्रेणी के अंदर बीच वाले का डबल अन्य दो के योगफल के बराबर होता है, ऐसे GP में आपको पता है कि G² हमेशा AB के बराबर होता है, जहां पर AGB ये GP में होते हैं, बीच वाले का वर्ग इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, ये कंडीशन होती है। तो इसको चाहे नोट करके आप लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं कि यहाँ पर छोटी सी बात मैं लिखवा देता हूँ, ABC अगर GP में है तो ध्यान रखना B² बराबर होता है AC के, और अगर ABC AP में है तो ध्यान रखना कि 2B बराबर होता है A प्लस C के। तो ये कंडीशंस काम में आती हैं, इनको याद रखो। बीच वाले पद का वर्ग अन्य दो के गुणनफल के बराबर होता है तो GP, बीच वाले का डबल अन्य दो के योगफल के बराबर होता है तो AP।
तो हम लोगों को तो बात ऊपर वाले से करनी है ना। चलो, तो बीच वाले का डबल, बीच वाले पद का डबल नहीं का वर्ग, b की पावर n प्लस c की पावर n का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल a की घात n प्लस b की घात n इंटू c की घात n इंटू d की घात n। ये आ गया। अब हमें ये साइड दोनों बराबर दिखानी, तो एक काम कर लो, इसकी बड़े वाली साइड उठा लो पहले। क्या उठा लो? बड़े वाली साइड। या राइट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, तो दोनों ही उठानी पड़ेंगी भाई। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट? b की पावर n एंड c की पावर n की घात 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू है ar, तो रखो यहाँ पे ar की होल घात n, c की वैल्यू है ar स्क्वायर की होल घात n, इस पूरे की घात है 2। तो अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो अंदर है a की घात n r की घात n प्लस a की घात n n r की घात 2n की घात 2। तो थोड़ा सा सॉल्व अगर और कर लिया जाए लेफ्ट हैंड साइड को, तो मेरे भाई इसमें से a की घात n कॉमन निकाल लो, साथ में r की घात n भी कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा a, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस r की घात n की घात, इस पूरे की जो घात है, इस पूरे की जो घात है, होल घात कितनी है इसकी? 2 है। अब इस 2 को भी हटाओ, लिखो एक, इसको जब मैं सॉल्व कर लूँगा तो एक ही घात आ जाएगा, क्योंकि जब 2 इसके साथ आएगा एक ही घात आ जाएगा 2n, और r की घात आ जाएगा 2n, एंड अंदर की तरफ 1 प्लस r की घात n की घात 2। तो बस इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, इसको यहीं पे छोड़ दो। दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेक राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज a की घात n और b की घात n, और आपके पास में c की घात n एंड d की घात n। तो पुट द वैल्यू ऑफ a तो a ही है, तो a की घात n ही रहेगा। b की वैल्यू है ar, तो ar की घात n, ठीक है ना मेरे बेटे, और इनटू c की वैल्यू है ar स्क्वायर की घात n प्लस, एंड d की वैल्यू है ar की घात 3 की घात n, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इसमें से अगर मैं a की घात n कॉमन निकालूं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं मुझे मना कर दे, अंदर बचेगा 1 प्लस r की घात n, ठीक है ना, क्योंकि a की घात n भी तो है, तो मैंने r की घात n छोड़ दिया अंदर ही। अंदर थोड़ा सा अच्छा सा कर लो, a की घात n r की घात 2n एंड प्लस a की घात n एंड r की घात 3n, ठीक है ना। अब मेरे भाई a की घात n तो ऑलरेडी है ही है, 1 प्लस r की घात n भी है ही है। अब मेरी भाई सुनो, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, a की घात n और r की घात 2n कॉमन निकाल रहा हूँ, तो देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, a की घात n तो बाहर आ गया, 3 में से जब 2 बाहर आ जाएगी अंदर बचेगी एक घात n। अब देखो n ये है, तो a की घात कितना हो गया 2n, और साथ में r की घात भी आ गई 2n, और ये हो गया सेम 1 प्लस r की घात n और 1 प्लस r की घात n का स्क्वायर। तो ये क्या है आपकी, चेक कर लो। अब देखो ध्यान से, अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड थी, लुक एट दिस एंड लुक एट दिस, है ना। तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, जो आप कहना चाह रहे आपकी बात सही है। तो चलिए बेटे अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 की तरफ, 32 है भाई। चलिए जमुरो भाई साहब बच्चों, 18वां सवाल, और 18वां सवाल बढ़िया सवाल जैसे सभी हैं। तो भाई साहब कह क्या रहा है इसमें, तो कहानी कुछ और ही कर दी, द्विघात समीकरण वगैरह को बुला के ले आया है, तो लेकिन हम डरने वाले थोड़ा ही हैं, बहुत काम करने वाले आदमी हैं, तो करते हैं। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर, है ना, उसने कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 के जो मूल हैं, द्विघात समीकरण काम में आएगी बेटा, मूल हैं कक्षा 10, a तथा b हैं, अच्छा। और दूसरी समीकरण है एक्स स्क्वायर में 12x क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू के जो मूल हैं c और d हैं, और c भाई साहब कहा है a b c d वो जीपी में है, ओके। तो सिद्ध करो कि इसकी वैल्यू है ना कि क्यू प्लस पी अनुपात क्यू माइनस पी 17/15, यानी कि इसका मतलब है कि ये बटे में भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि दिस अपॉन दिस 17/15 आना है। तो देखो सीधी सी बात है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, द्विघात समीकरण होता था कि ए एक्स स्क्वायर, है ना, 10वीं में चले जाओ, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण के मूल, अगर हम लोग इसके जो मूल हैं
हम लोग वहाँ पे अल्फा बीटा लेते थे, है ना। तो मूलों का जो योग होता था, मूलों का योग का जो फॉर्मूला होता था वो होता था -b/a, और मूलों का जो गुणनफल लेते थे, गुणनफल, है ना, मूलों का गुणनफल वो होता था c/a। तो ये फॉर्मूला आपको क्लास 10th से याद होना चाहिए था, नहीं है तो एक बार रिकॉल मैंने करा दिया, इतनी बात हमने थी। तो चलिए, अगर इसके मूल a प्लस ए बी है तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी -b/a, यानी कि -3/1, दैट इज a प्लस बी का मान आ जाएगा आपका 3, आ जाएगा आपका 3। ठीक है, हेलो, हाँ सर जी नमस्कार। चलिए अब a प्लस बी का वैल्यू आ गई 3, और अगर देखा जाए मूलों का जो गुणनफल है, इसका मतलब मूल जो है ए बी है, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो वो आ जाएगी c/a, यानी कि p, c/a इंटू पी। तो याद रखें ये तो है मूलों का गुणनफल, क्या है, मूलों का गुणनफल है ये तो बेटा, है ना, मूलों का गुणनफल है। अरे यार ये योगफल है, ये क्या है, योगफल, ये कौन सा है, योगफल। और ये जो बात हुई है वो मूलों का ये गुणनफल का है, आपने फॉर्मूला लगाया है। ठीक है बेटा, इतनी बात करके छोड़ दो, बस ज़्यादा बकवास मत करनी, इतना करके छोड़ दो अभी। अब ये पहली इक्वेशन के बारे में बात हुई है, अब हम दूसरी को उठा लेते हैं। अब उसने कहा है कि दूसरी समीकरण है x² माइनस के 12x प्लस के क्यू इज इक्वल टू 0 के जो मूल हैं वो c तथा d है। तो इसी प्रकार अगर मैं मूलों का योगफल निकालूंगा तो c प्लस डी इज वॉट आ जाएगा -12, तो 12 ही आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे मैंने यहाँ किया है। और सी डी जो है वो आ जाएगा मेरे पास में क्यू, है ना, सी डी आ जाएगा मेरे पास में क्यू। इतना करने के बाद में हमने ये कहानी कर ली जो भी हमें करना था। अब देखो सुनो, अब सुनो, चाहो तो नंबर डाल लो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इसको सेकंड कह लो, इसको आप थर्ड कह लो, इसको आप फोर्थ कह लो। अब चूंकि उसने कहा है, चूंकि ए बी सी डी हमें उसने कहा जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो जो अगर गुणोत्तर श्रेणी में हो तो ए को तो ए ही लिख लेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में करा, बी को ए आर कह देंगे, सी को हम लोग कह देंगे ए आर स्क्वायर, और डी को हम लोग कर देंगे ए आर क्यूब, है ना। गुणोत्तर श्रेणी में ऐसे तो मानते हैं, पहला पद ए, दूसरा ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब। तो इतना करने के बाद में एक काम करो आप, एक काम करो बेटे, आप इसको हटा लेते हैं। देखो क्या करना है, आप समीकरण 1 से ले लो, समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 है वो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है मेरी, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है। तो a का मान क्या है, a ही है, यानी कि a प्लस बी का मान ए आर इज इक्वल टू 3 है, तो a कॉमन निकालो, तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है ना, वीडियो चल रही क्योंकि फोन आया था मैंने बंद करी थी यार, चल रही है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया यार। चलो तो इसको इक्वेशन कह लो आप, कितनी हुई है अभी तक, 4 हुई, तो 5 कह लो, इसको क्या कह लो, 5। अब आप समीकरण उठा लो, कौन सी, ये उठा लो 12, यानी कि सॉरी 3 नंबर वाली, समीकरण 3, या इसी से उठाओगे यार, इसी से हमें मेन, मेरा काम ये है, मैं चाहता हूं कि आर का वैल्यू निकल आए, मैं चाहता हूं कि आपको आर का वैल्यू दे दूं मैं, ठीक है। तो हाँ, तो यही ले लो, इसी से करो यार, 3 से करो, समीकरण 3 से ही करो, 3 से। समीकरण 3 थी c प्लस डी इज इक्वल टू 12, तो c का वैल्यू होगा ए आर, सी का वैल्यू क्या माना मैंने, ए आर स्क्वायर, सी का वैल्यू माना है मैंने ए आर स्क्वायर, प्लस डी का वैल्यू ए आर क्यूब इज इक्वल टू 12, कॉमन निकाल लो ए आर, तो अंदर बचेगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12, ये बन गई 6। ओके, हाँ हो गया काम। अब एक काम करो, जो समीकरण 6 है ना, 6 को आप 5 से भाग कर दो, 5 से क्या कर दो, भाग। जब भाग करेंगे तो ए आर 1 प्लस आर अपॉन ए इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12/3
ए पर इससे कट गया, इससे कट गया, तो आर का मान आ जाएगा 3 चौक 12, आर का मान आ गया 4। अरे वाह, आर का मान मुझे मिल गया है और वो आ गया है मेरा 4। ठीक है, जब आर का मान 4 आएगा या 2 आएगा, आर का मान 4 आएगा या 2 आएगा, क्योंकि 1 मिनट, हमने यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा ना, हाँ आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो यहाँ आर स्क्वायर, तो यहाँ आर स्क्वायर, और तो यहाँ से अगर हम देखें बात, माइनस वाली वैल्यू मत लो, पॉजिटिव वैल्यू ले लो, तो इसका मतलब आर का मान, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो आर का मान आ जाएगा मेरा 2। ठीक है, आर का मान अगर 2 आ जाता है तो अब देखो ध्यान से, अब करना क्या है, अब करना क्या है, अब करना क्या है, देखो मुझे जो प्रूव करना है वो उठा लो, मुझे जो सिद्ध करना है वो उठा लो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये करना है ना कि Q प्लस P बटे Q माइनस P, है ना। अब देखो बेटा ध्यान से, Q की वैल्यू देखो आप, Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू CD है, CD प्लस P की वैल्यू कितनी है, AB है, AB है, बटे CD माइनस AD, CD माइनस AD। 19वां सवाल है क्या ये, 18वां है। अब इतना क्लियर है, ये कहाँ से आई वैल्यूज, ये आई समीकरण 2 और समीकरण 4 से, तो लिख सकते हैं समीकरण यहाँ पे ब्रैकेट में कि समीकरण 2 व समीकरण 4 से ऐसी बात हुई है। अब देखो, अब सी और डी के मान भरो आप इसमें, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा सा इधर की तरफ ताकि स्पेस यूज में आ जाए, तो यहाँ से यानी कि Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी इज इक्वल टू, सी का मान क्या है, सी का मान है ए आर स्क्वायर इंटू डी का मान क्या है, ए आर क्यूब प्लस ए बी, है ना आपके पास में, ए बी, ए का मान ए है और बी का मान है ए आर अपॉन ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब माइनस ए इंटू ए आर। देखो मेरे भाई, ए यहाँ भी है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ऊपर से, और साथ ही आर भी कॉमन आ जाएगा, तो ए आर ऊपर से कॉमन आ जाएगा और ए आर ही नीचे से कॉमन आ जाएगा। देखो ऊपर क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ से एक आर बचेगा, आर की घात 4 बच जाएगा, आर की घात 4 प्लस ये ए आर बाहर आ गया, ठीक है, नहीं आपके पास में स्क्वायर आ रहा ना, स्क्वायर, ए का स्क्वायर निकाला ना मैंने, स्क्वायर बाहर निकाला, तो ए स्क्वायर आर, तो अंदर बचेगा केवल 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने नीचे क्या कॉमन निकाला होगा, ए आर निकाला है, तो यहाँ पर ए आर जब कॉमन निकला होगा तो सीधी सी बात है, एक घात बाहर निकल गई, ए का स्क्वायर ही बाहर निकल गया, तो आर की घात 4 बचा, और माइनस आपका यहाँ पर ए स्क्वायर आर तो बाहर आ ही गया, तो -1 बचा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, इस पूरी टर्म से ये टर्म कट जाएगी, और आर का मान आपने निकाला है 2, तो भर दो यहाँ, 2 की घात 4 प्लस 1 बटे 2 की घात 4 माइनस 1, 2 की घात 4 का मतलब 16 प्लस 1 बटे 16 माइनस 1, इसका मतलब 17 बटे 15। चेक कर लो, 17 बटे 15, इसका जो अनुपात है वो कितना आ गया, 17 बटे 15 आ गया है। ओके, तो भाई बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, मेरे दिमाग की भी इसने बत्तियां जलवा दी हैं, बहुत सोचना पड़ा है मुझे इस क्वेश्चन को करने में। तो बेटा इसको फटाफट स्क्रीन को पॉज करके नोट करो।